हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और सभी को भाई गुड इवनिंग, हेलो अर्णव और राम राम, गुड इवनिंग अनीस। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपना जो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक देखिए, आज एक नया टॉपिक मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे, अक्षांश और देशांतर को हम समझेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, अक्षांश और देशांतर। और जो आपका ओशियन वाला रह गया था, ठीक है, तो वो मैं आगे की लेक्चर में, जैसे मेडिटेरियन भूमध्य सागर का कुछ पोर्शन छूटा था, तो मैं आपको मैप में बता दूंगा सारे कौन से सागर कहाँ पे हैं। पढ़ तो चुके हैं अपन एक बार, वो रिवीजन के तौर पे हमें एक पढ़ना था, है ना। पढ़ तो चुके हैं सब कुछ अपन, है ना। तो वो आगे जो लेक्चर होंगे उसमें मैं बता दूंगा आपको। तो आज देखिए, अभी तक हो सकता है आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो देखो भाई जीरो से बताऊंगा। अच्छा, आपको पता है अक्षांश देशांतर के बारे में, क्या होती है अक्षांश और देशांतर, कुछ आइडिया बताइए, पढ़ा है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए पहले। अच्छा, नहीं पढ़ा है भाई, बाकी लोग भी जवाब दें। अच्छा, नहीं पढ़े, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अब अपन क्या है कि ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे मैं चीज़ें बताऊंगा आपको कि बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो होता है ना, उस लेवल से मैं आपको बताऊंगा हर चीज़ें। तो देखो, अक्षांश और देशांतर है क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी में खींची गई हैं इंसान के द्वारा। क्यों खींची गई हैं, कभी सोचा है इनका महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम अक्षांश और देशांतर को? इनका कुछ महत्व है, ठीक है। महत्व ऐसा है कि जो आपका ये अक्षांश है, तो अक्षांश से क्या होता है, वर्ल्ड में अलग अलग एरिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है कि कहाँ पे ठंडी होगी, कहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है, किस रीजन में। तो ये डिसाइड कौन करते हैं, आपके अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, वो करती हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका देशांतर। तो देशांतर क्या डिसाइड करते हैं आपका, ये डिसाइड करते हैं आपके समय को। इसमें आपको जो, जैसे आप मान लीजिए आप इस समय बोलते हैं कि अभी कितना बजा है, लगभग 5 बजा है ऐसे मान लीजिए, तो आप ये कैसे बता पाए, ये डिसाइड कर रहे हैं देशांतर आपका। आप बता रहे हैं कि भाई जो यूएसए है, मतलब जैसे मतलब ब्रिटेन है, वो उसका समय में भारत के समय में कितने का अंतर है, जैसे मैं बोलूँ 4.5 साढ़े 5 घंटे का अंतर है, तो मैंने कैसे बता दिया, इन्हीं देशांतरों के अंतर के आधार पर मैं बताया कि भाई जो ब्रिटेन है और जो भारत है, तो दोनों के समय में कितने का अंतर है, तो ये है 5.5 घंटे का अंतर, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। तो ये देखो, हाँ, एक आपने सुना होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपने सुना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या होता है, पूरे विश्व में दिन का डिसाइड होता है कि कहाँ सबसे पहले मॉर्निंग होगा, ठीक है, फिर कहाँ सबसे बाद में भाई क्या रात होगी, तो दिन की शुरुआत कहाँ से होगी, किस देश से विश्व में, तो ये डिसाइड करते हैं आपके देशांतर। तो देशांतर का उपयोग क्या है, देशांतर का उपयोग है टाइम निर्धारण करना। और जो अक्षांश हैं, तो इनका क्यों पढ़ते हैं हम भाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनकी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, नहीं, इनका महत्व है भाई। क्या महत्व है, इससे अक्षांश से हम क्या करते हैं, क्लाइमेट डिसाइड करते हैं कि कहाँ ठंडी होगी, कहाँ गर्मी होगी। ओके, चलो, तो सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ, ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, कुछ गोलाकार, थोड़ा यहाँ वहाँ आगे पीछे थोड़ा छोटा बड़ा हो गया तो समझ जाइए, ठीक है। तो ये आपका गोला हो गया भाई। अब इसमें क्या है, यहाँ से मान लीजिए मैं बीच में एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच दूँ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री ये क्या है, ये 0 डिग्री आपको क्या रेखा कहलाती है, ये 0 डिग्री रेखा आपको क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर। तो लिख लीजिए बगल में विषुवत रेखा, ये क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, अलग अलग नामों से आएगा तो आपको माइंड नहीं करना है, ओके। तो ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको देखो, सबसे पहले उससे पहले एक चीज़ और समझना है आपको कि डायरेक्शन समझनी है,
पर हमेश बुक में जो मैं डायरेक्शन यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ यही डायरेक्शन होती है। नॉर्थ जहाँ होगा तो वहाँ नॉर्थ होता है, जहाँ साउथ होना चाहिए वहाँ साउथ होता है, जहाँ ईस्ट होना चाहिए वहाँ ईस्ट होता है, जहाँ वेस्ट होना चाहिए वहाँ वेस्ट होता है, फिक्स होता है ये वर्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ईस्ट कहलाएगा, पूरब कहलाएगा। ठीक है, लिख लो भाई ईस्ट या पूरब। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये नॉर्थ कहलाएगा या उत्तर कहलाएगा, उत्तर या नॉर्थ एक ही चीज़ है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका साउथ कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा वेस्ट या पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, तो मान लो अब मैंने एक गोले को दो भागों में बांट दिया, तो ये कौन सा हिस्सा है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा होगा और ये साउथ वाला हिस्सा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं ऊपर वाले को, उत्तरी गोलार्ध। अब गोलार्ध क्यों, क्योंकि आधा गोला है ये। ठीक है, इसलिए गोलार्ध, आधा धा धा। ठीक है, गोलार्ध। नीचे क्या है, नीचे वाले को क्या कहेंगे हम, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, दक्षिणी गोलार्ध हो गया ये। ओके, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। बीच में कौन सी रेखा है आपकी, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। तो जो ये ऐसी हुई लेटी हुई रेखा होती हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा आसान है वैसे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। ओके, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई रेखाएं, तो उनको बोलते हैं देशांतर, लेकिन अभी हम अक्षांश समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो भैया अब इसमें क्या है, अगर हम अक्षांश बनाएं तो ये तो 0 डिग्री हो गया, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं भाई। तो मान लो ऊपर हम जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक इसके समानांतर, एक मैंने अक्षांश बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, मतलब 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ऐसी और बना दूं मैं तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे ऐसे कहाँ तक, यहाँ तक। इसको क्या होगा 90 डिग्री क्या हो जाएगा उत्तरी, मतलब मैं नॉर्थ लेकर आऊँ, आप उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं, जो कि रेखा की क्या होती है, समानांतर होती हैं। क्या होती है, समानांतर। और कैसी होती है, वृत्त के रूप में होती हैं, क्योंकि पृथ्वी का ये हमें क्या है, एक साइड दिख रही है, पीछे भी तो पृथ्वी है, तो ये क्या है पूरे सर्कल के रूप में विद्यमान है। ठीक है, इसलिए इस रेखा को, इसको या विषुवत रेखा बोल देते हैं या विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी सा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा बोल सकते हैं या विषुवत वृत्त बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में है, चारों तरफ है, ये गेंद के चारों तरफ। ओके, और सभी को भाई गुड इवनिंग, हेलो जो जुड़ते जा रहे हैं। पेज नंबर भाई कोई पेज नंबर नहीं है, नोट्स बनाने हैं आज, है ना। और अक्षांश और देशांतर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैंने महत्व बता दिया क्यों पढ़ना है। तो लिखते जा रहे हैं ना, नोट करते जा रहे हैं सभी लोग। देखो मेरे पढ़ाने के बाद कभी जीवन में अक्षांश और देशांतर में डाउट नहीं होगा, पहली चीज। हाँ चलो, तो ये हो गया उत्तरी। ऐसे ही मान लो मैं नीचे बना देता हूँ इक्वेटर के, तो ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री, और क्या है ये कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री दक्षिण, मतलब दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऐसे नीचे बढ़ते आएंगे और लास्ट में जो अक्षांश है वो किस फॉर्म में है, वो पॉइंट के फॉर्म में है। इसको क्या बोलते हैं हम 90 डिग्री साउथ अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं हम इसको। और ये क्या है, ये पॉइंट के रूप में है। बाकी आप जितने अक्षांश देखेंगे ये किस फॉर्म में है, ये रेखा के फॉर्म में है, लाइन के फॉर्म में है। और जो आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ये किस फॉर्म में है, ये पॉइंट के फॉर्म में है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, उसका मतलब है। हाँ, तो देखो ऊपर जाओगे तो क्या होगा, मान लो ऊपर जा रहे हैं हम, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ से इक्वेटर से ऊपर जाओगे सारे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी हैं सारे क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। ओके, और इक्वेटर से अगर नीचे की तरफ आ गए तो ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। ओके, जितने भी हैं 2 डिग्री 4 डिग्री 5, और ये क्या है इक्वेटर के समानांतर है। लिख लो, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सभी में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, अब मैं देखो बताना ये चाहता था कि टोटल कितने अक्षांश हैं। अब मैं पूछूं टोटल अक्षांशों की संख्या तो कितनी है, बता पाएंगे आप, क्योंकि ये क्या है ऐसी पैरेलल लाइन है, बहुत सारी पैरेलल लाइन है ऐसी।
नीचे, ऐसे ऊपर समानांतर है, ठीक है, तो मैं ऐसे, और लास्ट में 90 वाला क्या है, पॉइंट के फॉर्म में है। तो ये सारी जो रेखाएं मैंने बना दी ये क्या कहलाएंगी, आपके अक्षांश कहलाएंगी। इक्वेटर के ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश है जितने डिग्री हो, और जितनी नीचे है तो ये दक्षिणी अक्षांश है चाहे जितने डिग्री हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है, बताओ जल्दी से। हाँ चलो, तो क्लियर है। अब मैं बताना चाहता हूँ हमारे विश्व में कितने अक्षांश हैं, सबसे पहले इनको बताना चाहता हूँ मैं। तो अक्षांश गिन लेते हैं भाई। तो मैंने अभी तुम्हें बताया भाई क्या, ये एक सर्कल बनाया, मतलब पृथ्वी बना दी अपनी। पृथ्वी में एक 0 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री नॉर्थ क्या होती है, ये 0 डिग्री, और ये क्या होगा 1 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या उत्तरी अक्षांश लिख दीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक है, अक्षांश। ऐसे ही नीचे चले जाएंगे तो नीचे क्या है 1 डिग्री साउथ, ठीक है, मतलब दक्षिणी अक्षांश। फिर ऐसे 1 डिग्री साउथ में आएंगे, 2 डिग्री 4 डिग्री, और कहाँ तक है 90 डिग्री तक। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऊपर क्या है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बगल में लिख दो। तो ये बढ़ता जाता है। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, देखो भाई टोटल अक्षांश, वैसे आप लोग बताइए कितनी होंगे, बताइए जल्दी से, टोटल अक्षांश कितने हैं, बताओ जल्दी से, काउंट करके बताओ कितने हैं। अच्छा, जिसको नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा, अभी कहाँ खत्म हुआ है टॉपिक, अभी तो चालू हुआ है, कैसे जाएगा भाई, जब तक समझा देंगे नहीं वही ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 60 बता रहे हैं भाई, 60 नहीं होगा, बताओ, और 360 बता दे भाई, 360 कैसे हो जाएगा, देखो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो कुल अक्षांश कितने होंगे गिन लो भाई खुद। एक तो कुल अक्षांश मतलब अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, और दोनों पोलर वाला रीजन भी हमें काउंट करना है। तो कितनी है, एक तो 0 डिग्री हो गया है ना, तो 1 है, तो 0 डिग्री में तो एक लाइन है ना, तो इसको 1 मान लेंगे, तो 1 लिख लिया हमने, प्लस अब यहाँ पे देखो दक्षिणी गोलार्ध में देखो भाई कितने से चालू, 1 डिग्री से चालू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है 90 तक जा रहा है। तो कितना हो गया, 1 से 90 कितने हो जाएंगे, 90 आएंगे यहाँ पे, 90। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश है भाई, 90 है। उत्तरी गोलार्ध में कितने होंगे, तो ये भी 90 हैं, क्योंकि 1 से चालू हो रहा है। तो 90 + 90, और 1 किसके लिए, इक्वेटर के लिए, क्योंकि ये भी एक अक्षांश है। तो टोटल कितने हो गए, 180 अक्षांश हो गए। ठीक है, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180। हाँ भाई, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए, कहे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब हमारा आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। देखें भाई, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कितनी होंगे। शब्दों पे ध्यान देना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा हूं मैं इस बार। अरे जवाब देना है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा नहीं होगा कभी, ये मेरी गारंटी है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताओ भाई कितना होगा। नहीं भाई अनीस, देखो कुल अक्षांश कितने हैं, 181, ठीक है। कुल अक्षांश कितने हैं, 181 हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा हूं। तो भाई देखो 2 अक्षांश है, वो किस फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में है, गोला का मतलब वो रेखा के फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, गोल में है। तो इन 2 पॉइंटों को घटा दो, बाकी सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, है ना। तो कितने हो जाएगा, इसमें 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 179। तो कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179। ओके, समझ में आया ये चीज, समझ में आया, क्लियर है। 179। सभी को क्लियर है, बताओ जल्दी से एक बार। हाँ तो बोल दो भाई सभी लोग। चलो भाई, लगे कि सुन रहे हैं। नहीं तो मुरारी बापू की जो कथा है वो खत्म हो जाएगी और पता पड़ा कि भाई
राम भगवान कौन थे और लक्ष्मण कौन थे, हमें पता ही नहीं भाई। तो हाँ नाम है बोलते जाओ, ठीक है। देखो जैसे ये बोल रहे हैं भाई नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो ऐसा बता देते हैं फिर से। रेखाएं तो पता है ना आपको, रेखाएं ये होती हैं। बिंदु क्या होता है, बिंदु ये है, ठीक है, बिंदु ये होता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 0 डिग्री क्या है, एक अक्षांश हो गया, तो इसको हमने 1 लिख लिया, क्योंकि मैंने क्या पूछा, कुल अक्षांश बस पूछे, मैंने रेखाएं और बिंदु के फॉर्म में नहीं बोला, मैंने सिर्फ कुल अक्षांश पूछे, ठीक है। तो एक हो गया 0 डिग्री वाला। फिर मैंने पूछा कि भाई उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं, तो 1 से चालू हो रहे हैं और 90 तक जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कितने 90 तक, तो टोटल कितने अक्षांश है 90, तो 90 लिख लिए उत्तरी गोलार्ध के, ठीक है। ऐसे ही इतने कितने होंगे दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होंगे, तो 90 ये लिख लिए, तो सबको जोड़ दिया, तो 180 और +1, तो 181 आ गए, क्या कुल अक्षांशों की संख्या आ गई। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया रेखाएं, वैसे अक्षांश जो रेखा के फॉर्म में है उनकी संख्या, तो टोटल कितने थे 181, ठीक है। और 2 अक्षांश ऐसे हैं हमारी पृथ्वी में जो किस फॉर्म में है, जो पॉइंट के फॉर्म में है, एक आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये क्या पॉइंट के फॉर्म में है, तो इनको घटा दो 2 को, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 179। अब क्लियर है। हाँ बताइए भाई, अरे अपना अपना एरिया है भाई, है ठीक है। तो मन में नहीं रखना है, पूछना है, ठीक है। मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ भाई, ये नहीं है कि बिठा के शांत करा देना है भाई, नहीं बोलना है अब, हाँ, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ भाई 2 मिनट वेट। हाँ चलिए भाई अभिषेक सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है लेकिन चलो भाई आगे आते हैं, तो लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है आज भाई। अब फिर से आते हैं, फिर से एक भाई पृथ्वी बनाते हैं, तो ये आपकी पृथ्वी बन गई फिर से, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपकी कुछ अलग होंगी, तो ये तो हो गया भाई इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ना ये उत्तर में है ना दक्षिण में, तो 0 डिग्री बस होगा, ना उत्तर लगेगा इसके आगे ना दक्षिण लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, या विषुवत वृत्त, क्योंकि जो रेखा है ये किस फॉर्म में है, वृत्त के रूप में है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ है पृथ्वी, पृथ्वी एक गेंद के समान है, और इस गेंद के चारों तरफ ये क्या है, रेखा खींची हुई है, तो रेखा भी है और वृत्त के रूप में है, तो इसको क्या विषुवत रेखा कह दो या विषुवत वृत्त बोल दो, एक ही चीज है, ओके। तो इसको बोल देते हैं भाई विषुवत रेखा या वृत्त, ओके, तो एक ही चीज है। हाँ सिंपली करेंगे कैसे, बताया तो भाई सिंपली बताया, तो आपका नेट तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया था। देखो ऐसा है कि इसमें वैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ये बनाते जाइए, वैसे आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ तो मान लेना चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर आपको पढ़ना है तो एक एनसीईआरटी ले लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ते जाइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़िए, ठीक है। और फिलहाल शुरुआती स्तर पे एनसीईआरटी पढ़ डालिए, ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ डालिए, जिस 6 क्लास से पढ़ना है, ये डिपेंड आप पे करता है कि मान लीजिए अगर आपने भाई 6 7 में अच्छा आपका स्कूलिंग रहा है तो भाई वो नहीं पढ़िए, फिर अगर नहीं रहा है तो 6 से चालू कीजिए, और कम से कम आपको करना है हाई स्कूल तक तो करना ही करना है, 11th तक करिए, 11th तक, क्योंकि एनवायरनमेंट भाई वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो 11th तक पूरा कर डालिए, 6 से 11th तक काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको। धरती को नाप दिए हैं गुरुजी इसका, ओके चलिए भाई, ओके ये अक्षांश हैं, ये अक्षांश है सिंपली, ओके अक्षांश है ये सारे के सारे। अब देखो ये तो हो गया आपका विषुवत वृत्त, अब कुछ और भी वृत्त हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। अब आपने नाम सुना होगा, कर्क रेखा का नाम सुना होगा, सुना है कर्क रेखा, सुना होगा मेरे ख्याल से, तो कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कहाँ है भाई, यहाँ से है, ये कितने डिग्री अक्षांश है, ये है आपका तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी रेखा को क्या बोला जाता है,
इसी रेखा को बोला जाता है आपका कर्क रेखा बोल दो या कर्क वृत्त बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। कर्क रेखा बोल दो या कर्क वृत्त, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि एग्जाम में कर्क वृत्त आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये रेखा क्या है, वृत्त के रूप में है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ है ना। समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बोल दो या क्या बोल दो या वृत्त बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा हो गई भाई। अब ऐसे ही एक रेखा ये गोलार्ध में हो गई भाई, इसको कर्क रेखा बोल दिया। और ऐसे ही रेखा दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको है भाई कितना डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है 23.5 क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश है। क्या है, दक्षिणी अक्षांश। या फिर क्या बोला जाता है भाई, या फिर इसी को बोला जाता है आपका मकर रेखा। मकर रेखा या मकर व्रत एक ही चीज है, ओके। मकर रेखा या व्रत, तो ये होगा आपका मकर रेखा या व्रत। क्लियर है यहां तक? हाँ, अक्षांशों की संख्या 181 है, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179 है, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक, लिख लिया? बताइए जल्दी से, नोट कर लिए ये सारा? ओके, ये हो गया आपका। अब आते हैं यहाँ पर एक रेखा और खींच देते हैं। तो ये ये हो गई, क्या है, ये है 66 मतलब 66.5 क्या हो जाएगा, उत्तर अक्षांश लिख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे अक्षांश लिख लो। वैसे ही नीचे भी रेखा है, ठीक है। तो इसको क्या बनते हैं, या देखो थोड़ा सा स्लोप के रूप में कर लो इसको, ऐसा जैसे नीचे मैंने बनाया है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है 66.5 क्या है, दक्षिणी अक्षांश। अब देखो ये भी रेखा है, एक सर्किल के रूप में है, ये भी क्या है, एक सर्किल के रूप में है, ऐसा पूरे पृथ्वी के चारों तरफ है। तो जो ऊपर वाली है इसका नाम क्या है भाई, तो इसको अच्छा आज बहुत आ रहा है भाई, बिल्कुल आज पूरा देखो जीवन में कभी मतलब चाहे जैसा रहा हो, आज अक्षांश देशांतर में 0% डाउट हो जाएंगे, 0%, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अनुसार समझा रहे हैं, तो टेक ऑफ करेंगे अपन ऐसे। चलो भाई, उद्देश्य भी वही है भाई, अच्छे से समझ में आया सभी को। हाँ चलो, तो ये हो गया। अब दूसरा है आपका यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं हम इसको, आर्कटिक व्रत। तो लिख लो भाई, ये क्या हो गया आपका आर्कटिक व्रत, ठीक है। तो ये आपका आर्कटिक व्रत हो गया। व्रत मतलब व्रत बोल दो या रेखा बोल दो, आर्कटिक रेखा बोल दो या व्रत बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक में रेखा भी लिख देता हूँ, तो एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आर्कटिक व्रत हो गया या आर्कटिक रेखा हो गई। अब नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है बताओ भाई, अंटार्कटिका है ना, जहाँ पे सब कहीं क्या बर्फ जमी हुई है। विश्व में सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है तो कहाँ जमी हुई है, अंटार्कटिका में जमी हुई है, ठीक है। इसलिए ये क्या आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पे मिलती है, तो ऑप्शन दिए गए थे, अलग अलग पृथ्वी के क्षेत्र दिए गए थे, तो आंसर क्या था आपका अंटार्कटिका था। दूसरे नंबर पे बर्फ कहाँ मिलती है, तो आर्कटिक ऊपर मिलती है, इसके आर्कटिक वृत्त के ऊपर, ठीक है। क्या बोलते हैं अभी मैं सबका नाम बता रहा हूँ, आज खत्म कर देंगे। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ मिलती है, तो हमारे हिमालय रीजन में मिलती है भारत के, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, थर्ड पोल बोलते हैं, क्योंकि एक पोल ये है, एक पोल ये है, और थर्ड पोल कहाँ पे है, भारत में हिमालय वाले रीजन में, क्योंकि तीनों जगह क्या है बर्फ मिलती है आपकी। ये पढ़ा ना हो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। ओके सिमरन, बस टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया आराम से पढ़ो, ठीक है। 0% पॉपुलेशन होगी, ठीक है। इस टॉपिक में समस्या 0 हो जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये नोट करते रहो, लेकिन ये नोट करते रहो, बुक नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी आपको मिले तो पढ़ लो एक बार, ठीक है, तो कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन इन टॉपिकों में के लिए बुक नहीं है आपके लिए, ठीक है।
अरे भैया चिंता नहीं करनी है, सामने जो टीचर हैं कि एक आध बुक खुद हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं रखनी है ज़्यादा बुक की, चिंता नहीं करो, सब कुछ अच्छे से करा देंगे। बस एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें आप लोग। ओके, हाँ बस इसी के नोट्स को रिवीजन करते रहो। अब जैसे मैंने विश्वत रेखा बता दी, तो विश्वत रेखा बदल थोड़ी ना जाएगी कि भाई बुक में आपकी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यही रहेगी, ठीक है, यही रहने वाला है, चीज़ें कुछ नहीं बदलने वाला है। ये मकर रेखा है तो ये मकर रेखा ही रहेगी, कर्क रेखा है तो ये कर्क रेखा ही रहेगी, ठीक है। ये आपका जैसे आर्किटेक्ट व्रत है तो आर्किटेक्ट व्रत ही रहेगा या रेखा रहेगी। ओके, तो नीचे आ जाते हैं, इसको लिखते हैं अंटार्कटिक। अरे भाई ये तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत या रेखा। तो ये क्या हो गया आपका, अंटार्कटिक व्रत या रेखा। ओके, तो इसको वो कर लो, बंद कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब ये और भी अच्छा लगेगा भाई। चलो, तो ये हो गया आर्कटिक व्रत हो गया। अब ये क्या कहते हैं इसको, ये वाले इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो 90 डिग्री अक्षांश है साउथ में, ठीक है, ये क्या है आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसको क्या बोला जाता है, ये तो एक क्या पॉइंट के फॉर्म में है, इसी को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल बोल दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, ठीक है। तो दक्षिण ध्रुव हो गया या 90 डिग्री या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो एक ही चीज़ है, किस फॉर्म में, ये पॉइंट फॉर्म में है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, लिख लो भाई यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं हम आपका उत्तरी पोल, ठीक है। तो ये दक्षिणी पोल हो गया, ये उत्तरी पोल हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका उत्तरी पोल या उत्तरी ध्रुव, ठीक है। पोल को क्या कहते हैं हिंदी में, ध्रुव बोलते हैं। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, तो ये नोट कर लिया सभी ने, सब कुछ बताओ जल्दी से। हाँ, आप देखो आते हैं कुछ रीजन पे। अब इसी के एक चित्र में फिर से बनाता हूं। देखो प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम कई बार पढ़ लेते हैं टॉपिक को, हमें पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब पता ही नहीं है क्यों पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है। हम इंटरेस्टिंग दिखाते हैं कि उद्देश्य क्या है पढ़ने का, एग्जाम तो है, ठीक है, एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए भी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अपने वर्ल्ड को तो जानना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया भी है ना। चलो भाई, तो अब मैं फिर से कुछ लाइनें वैसे ही बना देता हूँ। तो 0 डिग्री में ब्लैक कलर से बना देता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, विश्वत व्रत हो गया या विश्वत रेखा होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या दो आपके क्या बनाए, एक तो ऊपर कर्क रेखा बना दी और नीचे क्या बना दी, ये आपकी मकर रेखा बना दी। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, या कर्क इसको क्या कहें, कर्क व्रत बोल दीजिए, ये मकर व्रत बोल दीजिए, एक ही चीज़ है ना। फिर और नीचे आते हैं भाई, तो नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा, और ये क्या हो जाएगा अंटार्कटिका रेखा, ठीक है। वही है, आप उसी में कर लीजिए, मैं आपको स्पष्ट समझाना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी स्लाइड में इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो भैया, जो आपका ये वाला रीजन है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम जो यहाँ से कर्क रेखा से, मतलब ये यहाँ पे लिख ही देते हैं कर्क रेखा। अब मैं देशांतर नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइए, देशांतर ये ठीक है। अब मैं ये मकर रेखा, ये क्या है आपका अंटार्कटिका, क्या रेखा या व्रत, कुछ भी लिख दो, व्रत लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये रेखा भी होता है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। ये आपका ये आर्कटिक है, हाँ आर्कटिक, ये आर्कटिक रेखा हो गई। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना है।
तो ये चीज़ें हो गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि इनके बीच इनका नाम क्या बोला जाता है, इनको क्या कहा जाता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, जो ये वाला क्षेत्र है, ये मतलब कर्क रेखा के बीच, तो ये आपका क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। अब मैं तापीय आधार पे बता रहा हूँ, मतलब तापमान के आधार पे मैं अगर इनको डिस्क्राइब करूँ, तो जो ये वाला रीजन होता है इसको क्या बोला जाता है, आपका उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या है आपका ये उष्ण कटिबंध। क्यों उष्ण कटिबंध बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, बरहमेश हाई रहता है। जो सूर्य की किरणें हैं तो वो इसी के क्या होते हैं, मतलब सूर्य का जो मूवमेंट होता है वो यहाँ से यहाँ के बीच होता है लंबवत। ठीक है, तो मैं मान लीजिए अगर कुछ ये पेन ही मान लेते हैं, पेन क्या है आपका, आपका सन है। ठीक है, तो सन का देखो मूवमेंट कैसे होता है, ये आपका क्या मकर रेखा है, तो मकर रेखा से ये मूवमेंट इसने क्या किया, चालू किया। ओके, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इक्वेटर से चालू करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो मार्च महीने में, ठीक है, तो मार्च महीने में 21 मार्च के आसपास ये कहाँ पे रहता है, विषुवत रेखा पे रहता है। ठीक है, या इक्वेटर पे रहता है 7 मार्च, वो 21 मार्च के आसपास। फिर ये क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ना चालू करता है। तो ये यहाँ पे कब पहुँच जाता है, सूर्य लंबवत, मतलब सूर्य क्या है, यहाँ पे है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है सूरज। ओके, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, जून महीने में 21 जून में पहुँच जाता है ये कर्क रेखा के ऊपर। ओके, और भारत की लोकेशन कहाँ पे है भाई, भारत की लोकेशन है यहाँ पे। आपको पता है भारत के कई राज्यों से क्या निकलती है भाई, कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये वाला भारत वाला रीजन है, इसलिए आप देखेंगे कि जून महीने में भारत में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। किस महीने में, जून महीने में। ओके, फिर क्या होता है, सूर्य का मूवमेंट नीचे की ओर बढ़ना चालू होता है जून के बाद। तो जून के बाद क्या, 21 सितंबर के दिन ये कहाँ पहुँच जाता है, ये फिर से आपका विषुवत रेखा में पहुँच जाता है सूर्य, लंबवत किरणें इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद सितंबर आ गया, सितंबर के बाद दिसंबर महीने में कहाँ पहुँच जाता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पहुँच जाती हैं। तो अगर आप देखें भारत भाई ये है, तो इससे जो दूरी होती है ना भारत की, सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण से दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा क्या होती है, भारत में ठंडी होती है। ना सिर्फ भारत, जितने भी यहाँ पे जो भी देश हैं सब में क्या होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि सूरज हमसे क्या मैक्सिमम दूरी पे है इस समय। ओके, तो समझ में आया, दिसंबर जनवरी में ठंडी होने का कारण ये है भाई रियल। ओके, फिर दिसंबर के बाद फिर से ये कहाँ मूव करने लगता है, उत्तर की दिशा में मूव करने लगता है। तो 21 मार्च के दिन ये कहाँ पहुँच जाता है, फिर से विषुवत रेखा पे इसकी किरणें सूर्य की लंबवत पड़ने लगती हैं। ओके, तो क्लियर है ये। समझ में आया कि दिसंबर में भाई ठंडी क्यों पड़ती है आज, और जून में गर्मी क्यों पड़ती है। क्योंकि जून में क्या होता है, 21 जून में सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, जस्ट टॉप पे होता है, इसलिए क्या सूर्य की ज़्यादा किरणें हमारे पास पहुंचती हैं, इसलिए गर्मी हो जाती है भाई। हाँ, एक बार मतलब क्या, ये भी तो बता दो क्या क्या बताना है एक बार और। अरे भाई ज्योग्राफी जितना मज़ेदार सब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, रियल मायने में ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा चलो भाई ठीक है, बता देते हैं फिर से एक बार। तो ये देखो जो हम मेरा पेन है ना, तो इसकी जो टॉप पे सूर्य मान लो, है ना, तो ये टॉप पे सूर्य है, दूराई है। ओके, तो मान लो 21 मार्च के दिन सूरज यहाँ पे है, मतलब आपका विषुवत रेखा है, यहाँ पे लिख देते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। ओके, तो विषुवत रेखा पे है 21 मार्च को। ठीक है, फिर इसका मूवमेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ भी बढ़ना चालू होता है। तो अप्रैल, मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई और जून, और 21 जून को ये क्या होता है, कर्क रेखा पे इसकी किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत। कर्क रेखा पे भारत भी है, इसलिए भारत में क्या होता है, कस के गर्मी पड़ती है, और दूरी देखो बिल्कुल क्या नियरेस्ट है, सीधे लंबवत किरणें भारत में पड़ रही। ना सिर्फ भारत, जितने इस इक्वेटर के पास देश हैं सब में गर्मी होती है 21 जून के आसपास। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, ये नीचे की ओर फिर से सूर्य चलना चालू हो जाता है। तो क्या मार्च व जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर माह में ये कहाँ पे आ जाता है, फिर से विषुवत रेखा पे आ जाता है, लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं विषुवत रेखा पे। ठीक है, फिर इसके बाद ये फिर से और नीचे जाता है, तो क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर और दिसंबर में ये कहाँ पहुँच जाता है, मकर रेखा पे इसकी किरणें लंबवत पड़ने लगती हैं। तो मतलब गर्मी इस समय क्या होती है, जैसे इस एरिया में कौन सा देश है आपका, ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर महीने में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में गर्मी पड़ती है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे कि जो
जंगल में आग लगने की घटनाएं कब होती है वहां पे? इसी महीने में होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में इस समय। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जंगल में आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में गर्मी होती है। और वही समय अगर भारत में देखा जाए तो भाई सूरज यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, तो मैक्सिमम दूरी पे क्या है? सूरज है। यहाँ से देखो भाई कितने दूर पे है, मैक्सिमम दूरी पे भारत है। इसलिए भारत में दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ओके, अभी सब बताएंगे अभी। अरे रुको तो, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है जीवन में, तो इंतजार करना है अभी, ठीक है, मैं सब बता रहा हूँ। फिर वही दिसंबर के बाद मार्च में फिर से यहाँ पे आ जाता है विषुवत रेखा में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स में, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे या एक साल या मेरे ख्याल से 2019 में शायद क्वेश्चन आया था ये इससे रिलेटेड। ओके, तो 2019 में सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, मैं ऐसे नहीं बता रहा था कहानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, देखो मज़ेदार भी है, समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। स्वर्ण रेखा बोलते हैं भाई, स्वर्ण रेखा अलग है। स्वर्ण रेखा कौन से बोलती है? कौन बता दिया भाई स्वर्ण रेखा? मैं तो नहीं सुना हूँ स्वर्ण रेखा बोलते हैं इसको भाई। क्यों बोलेंगे स्वर्ण रेखा? ठीक है, चलिए तो देखिए इस रेखा को मैं बता देता हूँ। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। कटिबंध मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये कैसा है? उष्ण कटिबंध। कटिबंध मीन्स क्या होता है? क्षेत्र होता है। फिर से मैं बता देता हूँ भाई, कटिबंध, तो ये आपका क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये यहाँ पे जो सूर्य की किरणें क्या होती हैं? वर्ष भर क्या होती हैं? लंबवत पड़ती रहती हैं। एक निश्चित समय में यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होंगी? लंबवत पड़ेंगी इस पूरे रीजन में। इसलिए वर्ष भर इस रीजन में क्या होता है कि आपको गर्मी नजर आएगी, ओके, ठंडी नहीं होगा। लेकिन मान लो, और देखो एक चीज आपसे पूछता है कि जो सूर्य का लंबवत कहाँ से कहाँ तक रहती हैं लंबवत सूर्य की किरणें पृथ्वी पे? तो कर्क रेखा से या कर्क वृत्त से आपका मकर वृत्त तक या मकर रेखा तक लंबवत पड़ती हैं। ओके, बाकी फिर आप चले जाएंगे, जैसे आर्कटिक वृत्त है, सॉरी ऊपर आर्कटिक वृत्त है और नीचे क्या है? अंटार्कटिका वृत्त। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सूर्य ऐसे नहीं आता है, जस्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, ओके। इस कारण से इस रीजन में क्या होता है? यहाँ की अपेक्षा कम टेम्परेचर रहता है। और तो ये कौन सा रीजन आपका कहलाएगा? ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला रीजन। किस किस के बीच में होता है ये? तो ये मकर रेखा से लेके अंटार्कटिका वृत्त तक, ओके। मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश से दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच कौन सा क्षेत्र होता है? उसको क्या नाम बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कटिबंध लिख दे रहा हूँ, फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया कटिबंध का, ठीक है, बंद। अब ऊपर तो भाई ये जैसा ये रीजन है वैसे ये रीजन है, तो उसको भी क्या बोला जाता है? इसको भी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया भाई ये। तो कौन सा रीजन की मैं बात कर रहा हूँ? मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ भाई, इस वाली रीजन की। तो यहाँ पे क्या रहता है? सम टेम्परेचर रहता है। तो आप विश्व में देखेंगे जैसे ब्रिटेन है, यूएस है, कनाडा है, जापान है, कोरिया है, ठीक है, चाइना है, ये किस रीजन में आते हैं? इसी रीजन में आते हैं भाई, शीतोष्ण कटिबंध रीजन में, ठीक है। और ये भी शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे ऑस्ट्रेलिया भी किस में आता है भाई? कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण में आता है। बाकी आप जैसे अर्जेंटीना वगैरह जैसे देश देखते होंगे, चिले देखते होंगे, वो इसी रीजन में आते हैं, दक्षिण में, ओके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सब्जेक्ट है भाई, मजेदार सब्जेक्ट है भाई। चलो तो ये आपका क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध हो गया। रटना वाला कोई काम ही नहीं है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। फिर आपका अगर देखा जाए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आपका भाई ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोला जाता है? बगल में कौन सा क्षेत्र है भाई? इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? इस हिस्से को बोला जाता है ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र बोल दो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। ये भी क्या है आपका? ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र। और ध्रुव का है मैंने बता दिए, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिणी पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव।
और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये वही क्षेत्र है जहाँ पे वर्ष में 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की क्या होती हैं, रातें होती हैं। ओके, तो ये वही क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की क्या होती हैं, यहाँ पे रातें होती हैं। ओके, अब देखिए ये तो सभी को पता होता है 6 महीने की दिन 6 महीने की रातें होती हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, लेकिन ये नहीं पता होता कब से कब तक उत्तरी ध्रुव में रात होती है या दिन होता है, और कब से कब तक दक्षिणी ध्रुव में दिन और रात होता है। ये किसी को पता नहीं होता। ये तो पता होता है 6 महीने के दिन होते हैं भाई, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने के दिन और रात होते हैं, ये नहीं पता होता है। हाँ, तो आज ये भी बता देते हैं भाई। तो याद रखना है कि देखो यहाँ पे अगले पेज में मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ किसके बारे में, मैं बता रहा हूँ उत्तरी ध्रुव के बारे में, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो पहले मैं नॉर्थ वाले इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा भाई, 6 माह का दिन होगा। क्या होगा, 6 माह का दिन होगा, 6 माह का यहाँ पे दिन होगा। ठीक है, वहीं इसी समय अगर इसी टाइम पीरियड में देखा जाए 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच जो आपका दक्षिणी ध्रुव होगा, तो वहां पे क्या होगा, इसी टाइम पीरियड में जो आपका दक्षिणी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुवीय रीजन है, तो वहां पे क्या होगा, रात होगी, 6 माह की रात होगी। ठीक है, 6 माह की रात होगी। ओके, तो क्लियर है ये। बाकी अंडरस्टूड है कि अगर ये पहला चीज हो गई, और दूसरा अगर हम टाइम पीरियड बात करें 23 सितंबर से 21 मार्च तक, तो 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 महीने का उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध लिख देते हैं मैं आपके, सॉरी उत्तरी ध्रुव वाला रीजन। तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, 6 माह की रात हो जाएगी भाई, 6 माह की रात हो गई। और दक्षिण ध्रुव पे क्या होगा, 6 माह का दिन हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। तो ये तो क्या दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, 6 माह का दिन कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर। क्लियर हो गया। अब ये चीज नहीं पता होती, बहुत सारे लोग इसको सोचते ही नहीं है कभी। ये तो पता होता 6 महीने का दिन और रात, लेकिन कब से कब तक और कहाँ पे दिन कहाँ पे रात, तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आए तो तुरंत कर पाए अब। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस जिस फील्ड से इसमें बनेंगे, अक्षांश और देशांतर से सब बताएंगे भाई। अभी अक्षांश पढ़ रहे हैं, देशांतर इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश पे जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ पढ़ डाल लें अपन, जाएगा कहाँ बाहर। चलो, तो ये नोट कर लिए। अब आते हैं आगे। तो एक और नोट करके एक पॉइंट डाल लो। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट डाल लेना है। हाँ, एक हेडिंग डालो, अश्व अक्षांश। नाम सुने होंगे मेरे ख्याल से आप सभी, एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पे। ठीक है, स्टेटमेंट पे अश्व अक्षांश, ये क्या होता है भाई, अश्व अक्षांश सुनिए, अश्व अक्षांश बता दें क्या होता है ये। तो आप देखेंगे 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये मान लो ग्लोब है, तो 30 से 35 यहाँ पे और 30 से 35 यहाँ पे, दोनों ही गोलार्धों में। ठीक है, तो लिख लो 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश को, अक्षांश के क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई अश्व अक्षांश, इस पे एक कहानी है। अश्व अक्षांश कहते हैं, तो लिख लो भाई, कहते हैं एक ही चीज है।
इस पे एक कहानी है। कैसी कहानी? हाँ, तो ये ठीक है, तो ये वाला पैटी है, ये क्या है, ये वाला रीजन, ये 30 डिग्री हो गया, ये नीचे 35 डिग्री, ऐसे ही ऊपर क्या है, ये 30 डिग्री, ये 35 डिग्री। तो ये दोनों ही गोलार्धों में ऐसा रीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, अस्वच्छांश कहते हैं। क्यों कहते हैं अस्वच्छांश, बताते हैं भाई। तो उसके लिए एक जगह आना पड़ेगा आपको, वर्ल्ड मैप में। तो मैं पता किस रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस रीजन की। तो ये तो हो गया, देखो इक्वेटर पहले मैं बना देता हूँ। तो इक्वेटर देखो यहाँ से गुजरता है भाई, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। अच्छा है, विषुवत रेखा हो गई ये, ठीक है। तो विषुवत रेखा के अगर नीचे आ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं भाई, ठीक है, ये वाला रीजन, तो ये वाला क्षेत्र, ऐसे ही ऊपर, तो ऊपर ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अब इसको अस्वच्छांश पता क्यों कहते हैं? आपको पता है एंशिएंट टाइम पे जो ट्रेड होता था तो वो किसके माध्यम से होता था? सी रूट के माध्यम से होता था, ठीक है। आपको पता है घोड़े, अगर आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हिस्ट्री में, ठीक है, तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से, तो उसमें आप जो घोड़े का अस्तित्व कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, ठीक है। आप देखेंगे वहाँ पे जो भी मोहरें मिली हैं तो वहाँ घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। भारत में जो घोड़े हैं वो कहाँ से आए हैं? अरब क्षेत्र से आए हैं, अरब मतलब इस रीजन से, ठीक है। फारस और अरब रीजन से भारत में बरहमेश घोड़े आए हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। भारत में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में या प्राचीन काल में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वर्तमान में भी आपको नहीं मिलेंगे, ओके। तो जो अधिकतर घोड़े हम मंगाते थे तो वो इस क्षेत्र से मंगाते थे, ठीक है। और ये घोड़े सिर्फ यहाँ नहीं, और भी जगह रीजन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था 18वीं शताब्दी के आसपास। तो मान लो कोई देश भारत से या घोड़े ले जा रहा है या ला रहा है, मान लो यहाँ से ला रहा है, स्पेन से ला रहे हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। तो वो पहले इस रूट का क्या करते थे? फॉलो करते थे, जब सुएज नहर बनी नहीं थी तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो इस रीजन में आते थे, मान लो भारत से आ रहे हैं इस रीजन में, और उसमें शिप में क्या है? घोड़े लदे हुए हैं, ठीक है। घोड़े उसमें हैं, व्यापार के लिए भाई लदे हुए हैं, ले जा रहे हैं, मान लो ब्रिटेन ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो इस क्षेत्र में आते थे, इस पेटी में आते थे, तो जो जहाज होता था वो क्या होने लगता था? डूबने लगता था। क्यों? क्योंकि जहाज पे क्या है? ऊपर से एक प्रेशर लगता था इस रीजन में, इस पूरी बेल्ट में ऊपर से जो हवाएं हैं, अभी मैं बताऊंगा किसी दिन, जो मतलब कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो इसमें क्या है? ऊपर हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं? इस क्षेत्र में उतरती हैं, नीचे उतरती हैं। अब नीचे उतर रही हैं हवाएं और शिप भी है उसी रीजन में, तो वो क्या करेगा? और फोर्स लगाएगा, तो शिप क्या हो जाता था? पानी के अंदर डूबने लगता था। तो डूबने लगता था तो लोग क्या करते थे? जो घोड़े होते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे इस रीजन में, ठीक है। तो घोड़ा तो भाई तैर के आ जाएगा, पकड़ लेते थे उसको, ठीक है। तो घोड़ा अब जैसे ही हल्का हुआ शिप का भार, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इस रीजन से बाहर निकले तो यहाँ से फिर से घोड़े को ऊपर कर लिया। तो इस घटना के कारण इन अक्षांशों को क्या कहा जाने लगा? इस अक्षांशों को कहने जाने लगा अश्वक्षांश, ठीक है। समझ में आई ये कहानी? और सेम घटना यहाँ पे भी घटती थी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? हवाएं नीचे उतरती हैं, हवाएं नीचे उतर रही हैं तो वो क्या करेंगे? जो भी नीचे चीज होगी उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ओके। तो क्लियर है? समझ में आया अश्वक्षांश कैसे भाई निर्माण होते हैं, इनका क्यों नाम पड़ा? हर चीज का कारण होता है जीवन में, ठीक है। लेकिन वही है ना, कई चीजें हम सीधे बता सकते हैं आपको, कुछ चीजें भाई रिसर्च के बाद आती हैं, ठीक है। हर चीज़ का कारण होता है लेकिन लाइफ में, ओके। तो एकदम क्लियर। आज दरअसल थोड़ा सा स्वास्थ्य अजीब सा लग रहा है आज, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, तो ये हो गया आपका। अब एक चीज़ और देख लो, जैसे आपने कर्क रेखा मकर रेखाएं पढ़ी हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए किन देशों से गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा विश्व के किन देशों से गुजरती है भाई, ओके, पता होना चाहिए आपको। ठीक है,
तो विषुवत रेखा हम ये देख रहे हैं विश्व के कितने देशों से गुजरती है। तो कुछ देशों के हमें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई जो विषुवत रेखा है या इक्वेटर है, कहाँ से गुजरती है भाई, यहाँ से गुजरता है। ये क्या हो गया, अच्छा, तो यहाँ से ये गुजर रहा है भाई। तो कई सारे देशों से गुजरती है आपकी ये विषुवत रेखा। तो हम देखते हैं भाई विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है। जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिला के 13 देशों से गुजरती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र भी आ रहे होंगे ब्राज़ील वगैरह देश, तो मैं इकट्ठे लिखवा देता हूँ एक साथ, ठीक है। मैप में नहीं बताता हूँ मैं, वैसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया इक्वाडोर हो गया, ठीक है, आपका ब्राज़ील हो गया, ठीक है। ये सारे देश से क्या है आपका, हाँ, यहाँ पे कोलंबिया हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको। तो ये 3 देशों से गुजरती है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो कौन कौन से 3 देश आपका, एक तो हो गया इक्वाडोर, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील हो गया। तो 3 देश हैं यहाँ से, ओके। और कोई दिख रहा है नहीं भाई। तो ये 3 देशों यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के, कौन कौन से, फिर से मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। तो 3 देश यहाँ के हैं दक्षिण अमेरिका के, जहाँ से आपकी इक्वेटर, ओके, इक्वेटर गुजरती है भाई, है ना। फिर अपन देखेंगे अफ्रीका। तो अफ्रीका के कुछ देश हैं, उनसे भी आपकी क्या है, जो इक्वेटर है गुजरती है। कौन कौन से देश हैं, जैसे आपने सुना होगा युगांडा है, कांगो गणराज्य है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, चलिए मैं लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे। तो देखो पहले मैं कॉन्टिनेंट बता देता हूँ कौन कौन से। तो यहाँ से किस कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से आपकी इक्वेटर गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है और एशिया से गुजर रही है, ठीक है। तो तीनों को मैं 3 क्षेत्रों में बांट दे रहा हूँ। तो देशों के नाम लिखते जाने हैं आपको, ठीक है। चलो भाई आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो वो आपको माइंड मैप दिमाग में रखना है। तो आपका हो गया सबसे पहले क्या हो गया, इक्वाडोर हो गया। तो इक्वाडोर लिख लो भाई, इक्वाडोर। फिर आपका क्या हो गया, कोलंबिया हो गया। तो आपका क्या हो गया भाई, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया आपका। एक मिनट ऐसे लिखेंगे, हाँ, ठीक है, आपका कोलंबिया हो गया। तीसरा आपका क्या है, ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील लिख लीजिए, ब्राज़ील हो गया। देखिए अब मैं लिखवाने के लिए मैं एक से लेके जितने 13 देश हैं वो इकट्ठे लिखवा देता है, लेकिन वो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ ट्रिक से करते हैं ना, बांट लेते हैं इनको। जो अफ्रीका में है तो उनको अफ्रीका। फिर दूसरे नंबर पे भाई अपना क्या है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ बीच में अफ्रीका और एशिया। तो एशिया में पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ में कौन कौन से देश हैं एशिया के, ठीक है, जो कि किससे गुजरते हैं भाई, आपके विषुवत रेखा मतलब जहाँ से गुजरती है। तो एक तो हो गया मालदीव, तो मालदीव लिख लो भाई, ठीक है। तो 3 हो गए, ये 4 हो गया मालदीव। तो आपका मालदीव हो गया। और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका और छोटे छोटे देश जैसे इंडोनेशिया हो गया। तो इंडोनेशिया कर लो, इंडोनेशिया हो गया। और कौन से देश हो गए भाई, अगर एशिया की हम बात करें 2 ही देश आपके होंगे एशिया से, ठीक है, जिसमें आपकी क्या है, विषुवत रेखा गुजरती है। बाकी आपके क्या हो जाएंगे, अफ्रीका के। तो अफ्रीका के कौन कौन से हैं भाई, देख लेते हैं। 5 हो गए। तो 5 के बाद 6 लिखना चालू करो भाई, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कांगो गणराज्य, कांगो हो गया भाई, कांगो गणराज्य। आपको मैं मैप में बताया था, समझ में आया क्यों मैंने पहले मैप पढ़ाया आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोकेशन दिमाग में आए, कांगो गणराज्य छपना चाहिए। अब कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है, आइडिया होना चाहिए, है ना। फिर आपका हो गया युगांडा। तो युगांडा लिख लो भाई, हाँ युगांडा है, ये वही है जहाँ से विक्टोरिया लेक है बगल में, है ना, इसी के। फिर आपका क्या हो गया, सोमालिया हो गया, सोमालिया। तो सोमालिया लिख लिया, जहाँ के मैंने क्या बताए थे, चोर फेमस है सोमालिया के, बताए थे ना। तो आपका सोमालिया हो गया, युगांडा हो गया। फिर आपका यहाँ पे केन्या लिख लीजिए, केन्या हो गया भाई, केन्या हो गया। और 10वें नंबर पे क्या लिख लीजिए, गैब्रॉन लिख लीजिए, गैबॉन, गैबॉन। तो गैबॉन हो गया। 11वें नंबर पे क्या लिख लीजिए आप, 11वें नंबर पे लिख लीजिए लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ठीक है। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक है भाई, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य
कांगो। तो कांगो 2 भागों में बटा था, मैंने बताया था आपको जब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो कांगो हो गया, ओके। फिर एक देश और लिख ली, किरीबाती, यहीं पे लिख लेते हैं, इसी का हिस्सा है किरीबाती, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 12वें नंबर पे किरीबाती, किरीबाती, तो ये किरीबाती हो गया भाई। फिर 13वें नंबर पे कौन सा है, 13वें नंबर पे आपका साओ टॉम, ठीक है। क्या है इसका नाम, साओ टॉम, ठीक है, साओ टॉम। ठीक है, जो बड़े बड़े देश हैं उनके नाम तो पता ही होना चाहिए आपको, संख्या पता होना चाहिए, विश्व रेखा कितने देशों से गुजरती है, ओके। जो मतलब हम मतलब बड़े बड़े देश हैं उनके बारे में तो पता होना चाहिए। साओ टॉम और प्रिंसिप एंड प्रिंसिप, तो साओ टॉम एंड प्रिंसिप, तो ये 13 क्या हो गए, 13 देश हो गए जिनसे क्या आपकी गुजरती है, आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है भैया। विषुवत वृत्त पे ही ये सारे देश उपस्थित हैं। उगता उत्तरी में है, क्या उगता है, जो सूरज है वो उगता है पूरब में, ठीक है। बरहमेश सूरज पूरब में उगता है, अभी बता रहे हैं कैसे उगता है, चिंता नहीं करिए, सभी बता रहे हैं अभी। ये भी आपका डाउट खत्म होगा आज के बाद, तो कभी नहीं होगा। युगांडा मैंने बताया तो, अच्छा युगांडा, अच्छा सॉरी मैं गलत पढ़ लिया। तो युगांडा भाई, युगांडा हाँ बिल्कुल उत्तर में है, विक्टोरिया लेक के। तो ये क्लियर है, नोट कर लिए सभी लोग, बताइए जल्दी से। चलिए अब आ जाते हैं भाई कर्क रेखा। कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं, तो कर्क रेखा पे लिख लेते हैं, बहुत सारे देश हैं, भारत भी उसमें है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एक बार मैप में आपको क्या करना है, पेंसिल से इनको हाईलाइट कर लेना है कि विषुवत रेखा से जो जो देश मैंने लिखवाए हैं उनको हाईलाइट कर लेना है कि दक्षिण अमेरिका के कितने देश हैं, अफ्रीका के कितने हैं और एशिया के कितने हैं, ठीक है। मैं सब बता दिया हूँ, एशिया कहाँ पे, अफ्रीका कहाँ पे है और दक्षिण अमेरिका कहाँ पे, इसलिए मैंने सबसे पहले वो बताया आपको देश की लोकेशन, ठीक है। फिर मैं आपका कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपको देखना है कितने देशों से गुजर रही है, मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप है तो वो कहाँ से गुजरती है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। आप और ऊपर चले जाए, अफ्रीका में अगर गुजरती है तो भाई अफ्रीका के किन देशों से गुजरती है, एशिया के किन देशों से गुजरती है, तो ये आपको काम करना है, पेंसिल से उनको हाईलाइट करना है। हाँ बिल्कुल, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये बहुत सारे हैं, मैं सभी को लिखवाऊँ इनको, चलो भाई जो लिख लीजिए आप, तो मैं ऐसे ही लिखवा देता हूँ, ठीक है, नोट करते जाइए क्योंकि बहुत सारे देश हैं। तो यूएसए, और यूएसए के क्या, हवाई से, हवाई द्वीप से, ठीक है। तो लिखते जाइए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिर बहामास, और ये सारी लोकेशन आपको क्या करना है, ढूंढना है मैप में। बहामास हो गया, फिर आपका मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, तो मॉरिटानिया हो गया ये, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है भाई, अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया हो गया। फिर आपका क्या आ जाता है अल्जीरिया के बाद, आपका आता है लीबिया, तो लीबिया हो गया, ठीक है, लीबिया हो गया। फिर लीबिया के बाद आपका क्या आ जाता है, लीबिया के बाद आ जाता है आपका मिस्र, तो मिस्र हो गया, ओके। मिस्र के बाद आपका क्या आ जाता है भाई, तो मिस्र के बाद भारत आ जाता है, तो भारत लिख दीजिए भाई, ओके। फिर ये हो गया आपका फिर म्यांमार, म्यांमार हो गया, ठीक है। म्यांमार के पहले और ओमान आता है, तो ओमान भी, इसमें देखिए सिक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है। अगर सिक्वेंस वाइज तो ओमान को पहले आना चाहिए फिर भारत को आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको करना है। फिर है मैक्सिको, तो मैक्सिको कर दिया आपका। जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये पूछेगा, कहेगा कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन से देश हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो अगर हमें पता है कर्क रेखा पे ये देश हैं, और ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, जब आप मैप में मार्क कर रहे हो तो ये देखना है कि इसके इक्वेटर के ऊपर कौन कौन से देश हैं, जो प्रमुख देश हैं, बड़े बड़े देश, ठीक है। तो उनको दिमाग में बसा के रखना है, क्या इजराइल है क्या उत्तर में कि साउथ में है, सऊदी अरब क्या है साउथ में है उत्तर में है, या उसी से गुजरती है रेखा, तो ये सारा थोड़ा सा हमें काम करना है, ओके। फिर हो गया आपका माली, माली, ये मैप में काम करना है आपको,
फिर आपका नाइजर, ठीक है, और कॉन्टिनेंट वाइज करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है दूसरों से, ठीक है। फिर आपका चाड हो गया, तो चाड हो गया। फिर आपका सऊदी अरब हो गया, तो सऊदी अरब लिख लीजिए यहाँ पे, सऊदी अरब हो गया, ओके। तो चाड हो गया, सऊदी अरब हो गया। फिर आपका यूएई हो गया, तो यूएई लिख लीजिए यहाँ पे, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, क्या कहते हैं यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो गया भाई, ओके, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। बांग्लादेश के बाद आपका चीन है और ताइवान है, तो ये चीन हो गया और ताइवान हो गया, ताइवान है। इन सभी देशों से कौन सी रेखा गुजरती है आपकी, आपकी गुजरती है भाई कर्क रेखा। नोट कर लिया सारे देश, सभी बताएं जल्दी से। चलो भाई, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बची है आपकी, बची है, जितने भी देश हैं सारे लिखवा दिए। अब आपकी बची है आपकी मकर रेखा, तो मकर रेखा भी देख लेते हैं भाई। मकर रेखा पे कौन से देश विद्यमान है भाई, तो काफी देश ये भी हैं, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ मैप पे, इसमें भी आपको काम करना है। तो कर्क रेखा पे आपको काम करना है, बाकी मैंने बता दिया विषुवत रेखा का, ओके। इससे मैं देखिए आपको इसलिए भी करा रहा हूँ कि आपको माइंड मेकअप हो, है ना, प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, ओके। चलिए, तो मकर रेखा पे कौन से हैं, तो ब्राजील एक हो गया, ठीक है, ब्राज़ील वही देश जहाँ से क्या निकलती है आपकी मतलब जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है, यहीं पे अमेजन नदी भी है यहीं पे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर पराग्वे हो गया आपका, तो पराग्वे हो गया। फिर आपका क्या हो गया, पराग्वे, ब्राज़ील के बाद आपका आ जाएगा अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना लिख लो भाई, अर्जेंटीना हो गया। फिर आपका क्या आ गया, अर्जेंटीना के बाद आपका आ गया चिली, तो ये चिली हो गया। तो ये सारे देश कहाँ के हैं, ये सारे देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, ओके। फिर है आपका फ्रेंच पॉलिनेशिया, तो ये भी आप यहाँ से भी क्या आपकी मकर रेखा गुजरती है, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ठीक है, तो फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, ओके। इसके बाद, और ये किसकी टेरिटरी है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, आपसे पूछेगा क्या फ्रांस से मकर रेखा गुजरती है, तो आप तो कहेंगे जो फ्रांस है तो भाई वो तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, वहाँ से तो कर्क रेखा के आसपास होना चाहिए, मकर तो गुजर ही नहीं सकती। तो भाई उसकी एक टेरिटरी कहाँ पे है, दक्षिण गोलार्ध में भी है, तो ये भी कभी नहीं भूलना है ना। वहाँ पे क्वेश्चन गलत कराएंगे आप 200%, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो क्वेश्चन को गलत कर देंगे, कॉमन सेंस की बातें होती हैं ये, है ना। चलो, फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया आपका, जो फ्रांस की टेरिटरी है। फिर है आपका बोत्सवाना, तो बोत्सवाना हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। फिर है आपका मेडागास्कर, ठीक है। आपका फिर क्या है, मोजाम्बिक, ठीक है, तो मोजाम्बिक हो गया, ओके, तो मोजाम्बिक लिख लीजिए। फिर आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका लिख लीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, एक देश है ना कि पूरा कॉन्टिनेंट है, तो दक्षिण अफ्रीका हो गया। फिर आपका क्या बच गया भाई, टोगा, तो टोगा है और नामीबिया है, तो टोंगा, और लास्ट बचा है नामीबिया, ठीक है। तो क्या है आपका लास्ट बच गया है नामीबिया, तो नामीबिया। तो ये सारे देश हैं जहाँ से क्या गुजरती है आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने सभी ने, सभी नोट कर लिए, जल्दी से बताओ। अब मैप में थोड़ा सा काम करना है, हाँ, ओके, नोटेड। अब एक चीज़ और याद रखिए, मैंने यहाँ तक बता दिया, अब ये भी बता देता हूँ, यहीं भी बता देता हूँ कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो कई लोग इसके लिए क्या ट्रिक बनाते हैं, भाई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कितने हैं राज्य, 8 राज्य हैं, तो यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक है। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो सिर्फ 8 बस दिमाग में घूमना चाहिए, 8 राज्य हैं, कौन से भाई, सीधे सीधे आ जाओ।
पहला गुजरात, गुजरात हो गया। ठीक, सीक्वेंस से चलो, कभी गलत नहीं होगा। सीक्वेंस दिमाग में मैप घूम रहा है, कभी गलत हो ही नहीं सकता, 200% गलत नहीं होगा। फिर गुजरात के बगल में क्या है, राजस्थान, तो राजस्थान हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हो गया। फिर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ हो गया। और छत्तीसगढ़, और तो आपको पता है झारखंड क्या बने थे, एक साथ राज्य बने थे, तो भाई झारखंड से भी गुजरेगा क्योंकि बगल में है झारखंड, जो उसकी क्या बिहार से अलग होकर बना था 2000 में। 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और ये झारखंड किससे हुआ था भाई, बिहार से अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, और 2000 में यूपी से अलग कौन बना था, उत्तराखंड बना था। 3 राज्य बने थे भाई। चलो ये 5 हो गए। फिर छठवां क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 मेनलैंड इंडिया से हैं, 2 आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं। कौन 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं आपके, तो ये हो गया आपका क्या, त्रिपुरा। और फिर क्या हो गया आपका 8वें नंबर पे आपका क्या हो गया, मिजोरम। बस खत्म, कुछ है क्या, बताओ। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक भाई, बिल्कुल सही है। तो बस मैप में क्या दिमाग में घूमना चाहिए। मैंने क्या बिल्कुल सीक्वेंस को किया है, मैंने क्या किया है, मैंने भारत के मैप में मैं वेस्ट टू ईस्ट चला हूँ। ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो सारी लोकेशन को देखिए। सबसे पहले गुजरात आता है वेस्ट में, फिर ईस्ट में क्या राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर क्या हो जाएगा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, तो क्लियर है, लिख लिया सभी ने। गुर्जरनाथ में कैसे, गुर्जरनाथ भाई मुझे देखिए कोई ट्रैक पता नहीं है, सही बताऊँ, मुझे दिमाग में मैप में छपे हुए हैं। ठीक है, तो मैं सीधे बताता हूँ इसका, बाकी आपको मैं मैप में हेल्प कर सकता हूँ। तो देखो भाई, ये भारत का मैप, तो भारत के मैप में यहाँ से गुजरती है देखो, तो ये राजस्थान, वो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल। ये दिमाग में घूमता है। ठीक है बराबर, और फिर ये 2 नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो भाई, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को। थोड़ा सा गला मेरा भी थोड़ा सही नहीं है आज। बाकी रिवाइज कर लीजिए सारी चीज़ें। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन है आपका, मज़ा आ जाएगा इसको देख के। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है ये। ठीक है, जो घूम रही है, ये देखो रात है यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, क्योंकि ये सूर्य की तरफ है ये वाला हिस्सा। और देखो ये भारत आ गया, अपना प्यारा भारत, लाइट जल रही है। तो भारत में सबसे पहले दिन कहाँ हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले मतलब सबसे लास्ट में कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है सबसे लास्ट में, तो गुजरात में हो रहा है। ठीक है, ये पूरे विश्व का एक दृश्य। तो हमारे अगर पूछा जाए पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, तो देख लो भाई, अपने एक्सिस पे जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, तो वो करती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। कैसे करती है, पश्चिम से पूरब। मैं मैप में बताया था ना आपको, मैप में मैं अभी आपको बताया था, ये डायरेक्शन में समझाया था। तो ये क्या था, ये आपका नॉर्थ उत्तर था, ये आपका दक्षिण था, ये ईस्ट था, ये आपका वेस्ट था, मतलब पूर्व, ये पश्चिम। तो ये पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे कर रही है रोटेट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है। रटना कुछ नहीं है, समझ लो बस। ठीक है, आपका सबसे पहले सुबह कहाँ हो रही है भाई, देख लो किस हिस्से में हो रही है सुबह, सबसे पहले पूर्वी हिस्से में सुबह हो रही है। ओके, तो पूर्वी हिस्से में सुबह होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके, तो भाई ये संसाधन हमारे दौर में नहीं थे, आपके में है, तो मजे लीजिए भाई। ठीक है, ये हमारे समय में नहीं हुआ करती थी ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता जो मुझे नहीं मिला वो आप लोगों को ना मिले, है ना। बहुत काम किया जाता है इस पर आप लोगों के लिए, बहुत काम करता हूँ मैं। तो ये हमारा भाई पृथ्वी, ऐसे तो कुछ भी रटना नहीं है, समझना है बस, कभी नहीं भूलेगा ये आपसे। तो क्लास को अब समाप्त करते हैं आज। ठीक है, देख लो भाई, पृथ्वी में सबसे पहले यहाँ हुई भारत में दिन, और फिर अब रात क्या होगी, सबसे ऑब्वियस सी बात है, रात भी वहीं पे सबसे पहले होगी। ओके, हाँ,
और गुड नाइट भाई। और मुश्किल है भाई शाम वाली क्लास आज मैं ले पाऊँ, क्योंकि आपको पता नहीं होगा किस हालत में मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, बस वो मेरा अंदर शरीर से पूछिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही मज़ेदार करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो देशांतर और जो थोड़ा बहुत अच्छांश बचा है इसको फिनिश कर दें। ओके, चलो भाई, ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक भाई अपना ख्याल रखिए। मतलब आज मज़ा आया, डेली नहीं आता है भाई। ज्योग्राफी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, रियल में बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, इस जैसा सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बस ये डिपेंड करता है टीचर पे, ठीक है, कि वो कैसी चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है ना। ये तो मैंने पहले बताया था भाई, मज़ा तो आएगा ही आएगा। चलिए भाई, बढ़िया है। अच्छा लगा तो ये उद्देश्य भी है, और अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, मज़ा आया तो बहुत बढ़िया बात है भाई। चलिए भाई, अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर आपके आसपास जान पहचान के कुछ लोग हों जो यूपीएससी के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, चाहे आप जहाँ से ले लीजिए क्लास, चाहे जिससे आप कंपेयर कर लीजिए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर कोई जान पहचान में हो और आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहता हो तो ज़रूर उसको सजेस्ट करें अपनी कोचिंग। ठीक है, ओके भाई, ओके ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।